नमस्कार, मैं हूं प्रशांत द्विवेदी। 7 के संवाद कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में रायबरेली की वरिष्ठ चिकित्सक तहसीन खान जी मौजूद हैं, जो कि स्त्री एवं प्रसूति रोग के विशेषज्ञ हैं। उनसे हम खास बातचीत करेंगे। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम संवाद में। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमको मौका दिया आपसे बात करने का, रायबरेली के लोगों से रूबरू होने का। जी थैंक यू। मैम, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा, जिस तरह से कोविड-19 भारत में दस्तक देता है, उसने देखिए पूरे विश्व को परेशान कर रखा है। हर जगह आप देखिए समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। हालांकि जागरूकता लोगों में बहुत आगे। भारत के प्रधानमंत्री ने लगातार अपील की, लोगों से कहा कि आप बाज़ारों में कम जाइए, मास्क लगाइए, दूरी बनाइए, तो कहीं ना कहीं वो काम होती नज़र आई। अब मैम, मुझे ये बताइए कि 3 महीने का लॉकडाउन हो गया, आप एक संस्थान चलाती हैं, आपके साथ में बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे मरीज आपसे जुड़े हुए हैं, तो किन किन चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा? देखिए, लॉकडाउन तो अचानक हुआ था, तो चुनौतियां तो सबके लिए हो ही गई थी जी। इसको अगर हम 2 तरह से जवाब दें, एक हमारी पर्सनल और हमारे स्टाफ की प्रॉब्लम और एक आम जनमानस की प्रॉब्लम। जी जी। तो हमारे स्टाफ और हमारी प्रॉब्लम्स के लिए तो ये हुआ कि हम लोगों ने अपने लिए पासेस बनवा लिए थे। तो आने जाने में कभी कभार पुलिस ने रोका, टोका भी हम लोग को, लेकिन फिर मिल जाती थी परमिशन, आ जाती, स्टाफ भी आराम से आया। जी। ये करना पड़ा कि पूरे स्टाफ को नहीं बुलाते थे, क्योंकि ये था कि लोगों की भीड़ कम रखनी, लोग कम रहने चाहिए। तो आधे आधे स्टाफ को कर दिया गया। आधे को, जैसे आज 12 घंटे ड्यूटी की, 36 घंटे ऑफ दे दिया उनको। तो वो घर में भी रेस्ट कर लेते थे, थोड़ा उनका एक्सपोजर भी कम हो जाता था और हमको भी आसानी रहती थी। मरीज ज्यादा आ नहीं रहे थे, क्योंकि वो कोई यहाँ थे नहीं, कोई बाहर थे, कोई डर रहे थे, कोई की समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। उनकी समस्या सुलझाने के लिए सीएमओ ऑफिस से हम लोग के फ़ोन नंबर्स जो थे वो न्यूज़पेपर्स में डाल दिए गए थे। जी जी। तो उसकी वजह से मरीज जो चाहता था वो फ़ोन से हम लोग को संपर्क कर लेता था। वही व्हाट्सएप नंबर होता है, व्हाट्सएप पे पर्चे भेज दे। हम लोग के जो प्रिस्क्रिप्शन पेपर होता है उसके ऊपर मेल एड्रेस लिखा होता है, मेल आईडी होती है। तो जो दूर थे या जो थोड़े से टेक सेवी थे वो मेल कर दिया करते थे, उसके ऊपर उनको जवाब दे दिया जाता है। बहरहाल, इन शॉर्ट, परेशान तो ज़रूर लोग हुए होंगे, क्योंकि बहुत लंबा पीरियड हो गया, बहुत अचानक हुआ था, लेकिन काफ़ी हद तक हम लोगों ने अपने लेवल पे कोशिश की कि लोग कम से कम परेशान, उनकी मुश्किलों को जितना हम लोग सॉल्व कर सकें उतना कर दिया जाए। जाहिर सी बात है, अगर आप किसी को फ़ोन पे भी कुछ सलाह दे देते हैं, और मेडिकल स्टोर तो खुले थे कहीं ना कहीं, तो उनको राहत तो मिली ही होगी। मैं आपसे एक बात ये समझना चाहता हूँ कि देखिए, बहुत सारी महिलाएँ अभी, जैसे प्रेगनेंसी में कोई महिलाएँ हैं, तो इस कोरोना को देखते हुए कहीं ना कहीं बहुत परेशान है। जाहिर सी बात है कि न्यू बॉर्न बेबी होगा तो वो सेंसिटिव होगा, कहीं ना कहीं उसको, माँ को ज़रूर लगता है कि नहीं, बच्चा हमारा सुरक्षित रहे कुल मिला के। तो वो जो महिलाएं इस समय परेशान हैं, मतलब वो, उनको लगता है कि मैं प्रेगनेंसी करीब आ रही है, उनके लिए क्या कहेंगे आप? एज ए डॉक्टर, आप बहुत सारे मरीजों को देखते हुए इस समय फेस कर रही होंगे आप, तो क्या कहेंगे उनके बारे में आप? इसमें अगर हम थोड़ा और पहले से जाएँ जी। तो जब ये कोरोना की शुरुआत हुई थी तो तब ये सबसे पहला आया था कि कोरोना में इंट्रा यूट्राइन ट्रांसमिशन, मतलब माँ से बच्चे को पेट के अंदर ट्रांसमिशन नहीं होता है बीमारी का। जी जी। तो इस बात को लेकर के हम लोग शुरू में बहुत ही आश्वस्त थे कि इंट्रा यूट्राइन ट्रांसमिशन है, इसलिए बच्चा तो सेफ आएगा, लाइकर में भी नहीं होता है, कहीं इन्फेक्शन के चांस नहीं। अब सिर्फ माँ को ही बचाना था, माँ को एज अ पर्सन बचाना था। वो माँ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जैसे सबको बचाना था कि भाई आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मास्क लगा के निकलिए, भीड़ वाली जगहों पे ना जाएं, क्योंकि प्रेगनेंसी अपने आप में ही कमज़ोर कर देती है औरत को। और हमारे हिंदुस्तान की औरतों में तो एनीमिया की, खून की कमी की और बाकी और भी चीज़ों की कमज़ोरी की, ये सब शिकायतें तो होती हैं। खान पान इनका बहुत अच्छा नहीं होता है, तो ये कमज़ोर तो बेसिकली होती हैं, लेकिन साथ में प्रेगनेंसी भी होती है जी। तो ये उनकी डबल मतलब थोड़ी सी ज़्यादा उनके लिए परेशानी हो जाती है। तो शुरू में हम लोग को इतना इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं था, इस बात को लेकर के कि इंट्रा यूट्राइन ट्रांसमिशन। लेकिन जैसे जैसे अब बीमारी पुरानी होती जा रही है, रिकॉर्ड्स आते जा रहे हैं, पता चल रहा है, तो अब सामने आ रहा है कि इंट्रा यूट्राइन ट्रांसमिशन के भी केसेस रिपोर्ट हुए हैं। बहुत नहीं है कि कहीं 100 में 50 आ रहा है, कहीं 100 में इक्का दुक्का आ रहे हैं। इतने नहीं है अभी कि हम लोग अलार्म हो, लेकिन हाँ, माँ तो डरती ही है अपने बच्चे के लिए। तो इसमें बेहतर है कि आप कोरोना से ही बच जाएं, बजाय से कि आप इंट्रा यूट्राइन ट्रांसमिशन या बाद में आप परेशान हो। तो जो हमसे हमेशा से कहा जा रहा है, जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं बार बार, जो हर आदमी कह रहा है, हम लोग हर एक को समझा रहे हैं, आप लोग अपने माध्यम से बार बार बता रहे हैं, तो वही चीज फॉलो करना है कि भाई आप भीड़ वाली जगह से परहेज करें, पार्टीज में फंक्शंस ना करें, ना जाएं उनमें, बिला वजह जरूरत ही नहीं। अगर आपको औरतों को क्या जरूरत है ज्यादा कहीं जाने की, भाई घर का सामान आना है, आ जाए, वो अपने घर में रहें जहाँ तक हो। जब जाना ही पड़े तो मास्क लगा के जाएं। घर जब पहुंचे तो अपने हाथ धो लें पहले अच्छे से साबुन से, क्योंकि कोरोना
है बहुत खतरनाक बीमारी है, लेकिन इतनी मुश्किल नहीं है कि आप उसको समझ ना सकें। बहुत आसान सा नुस्खा है कि आप कहीं जाएं तो मास्क लगा लें, लोगों के साथ जरा करीब होके बात ना करें, डिस्टेंस बना के रखें, और घर पहुंचे तो हाथ धो लें अपना। साबुन से आप कोरोना से जीत सकते हैं, साबुन से हाथ धो के। जब आप घर पहुंचे आप अपना हाथ धो लें अच्छे से। हाथ धोने के बाद आपके पास अगर बाहर बाथरूम है तो अपना उसमें ही नहा लें, चेंज कर लें, या नहीं है तो सीधे अपने रूम में जाइए, नहा धो लें, कपड़े जो है फौरन मशीन में डाल दें या साबुन पानी के घोल में 20 मिनट के लिए भिगो दें, उसके बाद अपना धो के फैला लिया जाए। तो ना कोरोना का आपके घर वालों को होने का खतरा, ना आपको खतरा। और अब हम लोग का जहाँ तक ताल्लुक है तो मरीज प्रेग्नेंट है, उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम, भाई कुछ भी ना सही तो भी वो उसको फॉलोअप के लिए तो आना ही आना है कि बच्चे की ग्रोथ हो रही है, प्रॉपर नहीं हो रही, बच्चा मूवमेंट कर रहा है नहीं। हमारे लिए तो अगर मरीज ने कहा कि मेरा बच्चा मूवमेंट नहीं करे, वो भी बहुत बड़ी इमरजेंसी है। ब्लीडिंग और दर्द तो ये तो अलग की बातें हैं। तो अगर उसने कहा मूवमेंट नहीं हो तो हमको उसकी धड़कन सुन के तो बताना ही है, या अल्ट्रासाउंड पे उसको हमको क्लियर करना है कि नहीं भाई बच्चा तुम्हारा जिंदा है, सही सलामत है, क्योंकि कोरोना चल रहा है तो आदमी वैसे ही डरा हुआ है बिल्कुल। तो इसलिए हम लोग के लिए इमरजेंसी ज़रा ज़्यादा बड़ी होती है। अब फ़ोन के ऊपर भी अगर हम बात करके मरीज़ को मूवमेंट नहीं हो तो बेटा थोड़ा सा टहल लो, तेज़ तेज़ चल लो, थोड़ा कुछ खा पी लो, शायद देर से भूखी रही हो, हाइपोग्लाइसीमिया शक्कर की कमी हो रही हो, थोड़ा कुछ खा लो तो मूवमेंट करोगी तो बच्चे का मूवमेंट पता चलेगा। नहीं हो रहा तो भी आओ आओ तो देखेंगे, अब कैसे भी करके देखा तो जाएगा ही कुछ ना कुछ करके। तो यूँ करके हुआ है, लेकिन ये है कि जहाँ तक उनका मरीज के उसके मतलब ताल्लुक है कि आगे की उनको एजुकेट करने का, तो एजुकेशन में तो ये कि आप प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर फॉर एवरीवन। हमेशा प्रिवेंशन आप कर लो तो आगे कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और प्रेगनेंसी स्टेट तो अपने आप में बहुत बड़ी मुसीबतों का होता है। किसी को ब्लड प्रेशर भी हो सकता है प्रेगनेंसी के साथ, किसी को डायबिटीज भी हो सकती है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है, किसी के बच्चे बार बार खराब होते जाते हैं, उसके लिए तो बहुत ही प्रेशियस प्रेगनेंसी है। अगर उसको जरा सा भी एक बूंद भी ब्लड आ गया तो वो बहुत परेशान हो जाएगी। जरा सा भी बच्चे ने हरकत कम कर दी, घंटे भर नहीं मूव किया तो उसको तो टेंशन, उसके लिए तो उसका, उसके घर वालों के लिए, सबके लिए होता है। तो यही सब बातें कि इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, और प्रिवेंशन कर लेंगे तो फिर आपको आगे की किसी इसकी ज़रूरत ही नहीं। रही बात डिलीवरी की, तो अगर माँ प्रेगनेंसी मतलब उसके कोविड पॉजिटिव आ जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसके लिए सबसे पहला तो है हम लोग कोविड सेंटर्स नहीं हैं, तो हम लोग को तो उनका ट्रीटमेंट नहीं करना होता है। उसके लिए स्पेशलाइज्ड कोविड सेंटर्स हैं जहाँ पे मरीज भेज दिया जाता है, वो करते हैं। अगर आप जैसे मान लें हम करें रायबरेली में, तो हमको पूरे 2 सेपरेट सेटअप रखने पड़ेंगे, एक कोविड और एक नॉन कोविड, क्योंकि अगर आप कोविड देख रहे हो तो आपके पास नॉन कोविड को प्रोटेक्शन का पूरा होना चाहिए। दोनों सिस्टम बिल्कुल सेपरेट होने चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है। हम लोग के छोटे छोटे सेटअप हैं, 18-20 बेड के हैं, इतना नहीं हम लोग, और बने हुए हैं ऑलरेडी, तो आप उसमें इतना चेंजेस अब नहीं कर सकते। गाइडलाइंस भी बहुत सारी तो उन सब चीज़ को फॉलो करते हुए बेहतर ये होता है कि आप नॉन कोविड हॉस्पिटल वाले जो पेशेंट है वो नॉन कोविड में रहे, कोविड वाले कोविड में जाएं। अब रही बच्चे की बात, तो बच्चे को होने के बाद बच्चे का भी कोविड टेस्ट किया जाता है। अगर पॉजिटिव है, भगवान न करे किसी का बच्चा हो, लेकिन मान लिया अगर है तो फिर उसको उस हिसाब से, उसके ज़्यादा हम लोग अभी नहीं इतने गाइडलाइंस उसमें है कि आपको ज़्यादा हम क्लियर बता सकें, लेकिन बहरहाल ये तो है ही। और अगर नॉर्मल पेशेंट या कोविड पेशेंट डिलीवर भी कर रहा है तो ब्रेस्ट फीडिंग में क्लोज प्रॉक्सिमिटी की बात होती है, उसमें माँ को मास्क लगा के तो आप बच्चे को फीडिंग करा सकते हैं, क्योंकि फीडिंग बच्चे को माँ का दूध जो है वो मतलब सबसे बड़ी चीज़ है उसके लिए, कोई भी बीमारी से लड़ने के लिए, हर चीज़ के लिए उसमें जो है प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है बच्चे के लिए। तो इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग उसको कर सकते हैं, माँ को थोड़ा सा मास्क वगैरह लगा के रखना पड़ेगा। और अभी फ्रैंकली अगर बताएं तो इतनी कोई गाइडलाइंस आई नहीं है कि अगर बच्चे को हो जाए तो क्या करना है, तो कैसे करना है, क्योंकि अभी इतने केसेस इसके रिपोर्ट हुए नहीं हैं, इतने हुए नहीं हैं। तो अभी तो यही है कि बस प्रिवेंशन आप कर लें तो क्यों इन सब चीज़ों में पड़ेंगे हम लोग। और शुक्र है भगवान का कि रायबरेली मतलब हिंदुस्तान में अपने वहाँ कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन मोर्टेलिटी कंपैरेटिवली कम है, विरुलेंस कम है कंपैरेटिवली, तो हम लोग काफ़ी बेटर ऑफ सिचुएशन में हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल ऊपर वाले की मेहरबानी है बस, बाकी और क्या कहा जाए। मैम देखिए, आपने बहुत बढ़िया बात की, और मैं तो जाहिर से सबसे मैं अपील भी करता हूँ, अगर कोई प्रेग्नेंट महिलाएं हैं जो भी हैं, तो वो निकलने की उनको जरूरत नहीं, अपने घर पे रहें। और जाहिर सी बात है, जिस तरह से अगर आप देखें पहले से चला आ रहा है कि घर पे आराम करना चाहिए, आप लोग भी बेड रेस्ट की बात करते हैं, हाँ वॉकिंग की बात करते हैं कि आप थोड़ा सा टहल लीजिए, मूवमेंट कर लीजिए, वो बहुत ज़रूरी है, पहले से भी आप लोग कहते चले आए हैं। मैम आप एनीमिक की बात कर रही थी, खून की कमी की बात कर रही थी, तो क्या लक्षण होते हैं इसके, अगर प्रेग्नेंट महिला को कुछ ऐसा हो जाता है, और उसको बढ़ाने के लिए क्या मतलब बेसिक नुस्खे जो होते हैं, अगर आप इस समय हैं और कोई डॉक्टर के पास नहीं आना चाहता है तो उसको क्या, उसकी बेहतरी के लिए क्या बताएंगे आप?
देखिए, खून की कमी का सबसे पहले जो होता है, आदमी को कमजोरी फील होगी, उसका चेहरा पीला लग सकता है या वाइट सफेद लगेगा उसको, थक जाएगा जल्दी से आदमी, थोड़ा काम करने के बाद हंपने लग जाता है, ज्यादा अगर बढ़ता है तो फिर हाथों पे पैरों पे सूजन आने लग जाती है। बेसिक होता है कि आदमी थका थका रहेगा, काम करने में मन नहीं लगेगा, चिड़चिड़ाएगा, गुस्सा करेगा, क्योंकि खून जो है वो आपके जिस्म की सबसे बड़ी पूंजी है। खून ही जहाँ हर जगह आपको सारे न्यूट्रिएंट्स पहुंचा रहा है। आप कुछ भी दवा खा लें, लेकिन अगर आपके अंदर खून की कमी, तो न्यूट्रिएंट्स आपके पहुंचेंगे कैसे? ठीक बात और खून की कमी ठीक करने का सबसे बेस्ट है आपका डाइट। अगर आपका खान पान अच्छा है, जो हमेशा हमारे वहाँ हमारी जो हिंदुस्तानी सभ्यता है उसमें मतलब सब कुछ बहुत अच्छा है। हमारी डाइट कंप्लीट मील होती है हमारी, जिसमें दाल चावल रोटी सब्जी सलाद पापड़ अचार सब कुछ, दही मट्ठा सब होता है, एकदम होता है। तो अगर आदमी अपना, हम अगर हिंदुस्तानी पिज्जा बर्गर पे ना जाएं, लेकिन दाल चावल रोटी सब्जी खुश होके हंस के खा लें परिवार के साथ, तो भी बहुत अच्छा मिल जाता है सब कुछ। अब रही बात क्या खाएं, तो 5th-6th स्टैंडर्ड के बच्चों से पढ़ा जाता है कि आयरन जो है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलता है। टमाटर खाएं, हरी सब्जियां खाएं, गाजर खाएं, फल खाएं, अनार खाएं, सेब खाएं, इन शॉर्ट आप खाएं, क्योंकि प्रेगनेंसी ऐसी होती है, शुरू के 3 महीने उल्टियां होती हैं, लोगों के चक्कर आते हैं, किसी की पहली प्रेगनेंसी, किसी की दूसरी, किसी को पहली में चक्कर आया नहीं आया, किसी को पहली में उल्टी हुई नहीं हुई, दूसरे में हो रही, सबके लिए सब कुछ नया नया एक्सपीरियंस होता है। तो कोई डर के मारे या कोई उल्टी के डर के मारे या कोई किसी और वजह से नहीं खा पाता है, नहीं अच्छा लगता है, नहीं पसंद है खाना खाना, तो इन सब वजहों से जो है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से आदमी के अंदर एनीमिया और बाकी मल्टीविटामिन्स की भी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ये कि अगर आप अपना खान पान दुरुस्त कर लें सबसे पहली बात, तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर हम लोग के पास जब मरीज आता है तो हम लोग बेसिक उसके टेस्ट कराते हैं आते ही, NC प्रोफाइल, जिसमें हीमोग्लोबिन कराते हैं, शुगर कराते हैं, ब्लड ग्रुप कराते हैं, वायरल मार्कर्स कराते हैं, किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो माँ में। तो इससे हम लोग को पता चल गया कि अब अगर आपने मान लिया हीमोग्लोबिन कराया और हीमोग्लोबिन 10 आया, तो हीमोग्लोबिन 10 बहुत अच्छा है, मतलब इतना बुरा नहीं, हिंदुस्तानी स्टैंडर्ड से ठीक है, चल जाएगा। अब इसमें अगर यहीं से आदमी मेंटेन कर ले जाए अपनी डाइट को, तो हम लोग को ज्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन अब अगर 10 हीमोग्लोबिन पे आदमी शुरू कर रहा है और वो डाइट प्रॉपर नहीं ले रहा है, तो वो 10 से गिर के 8 आ जाए, क्योंकि जब प्रेगनेंसी बढ़ती है तो बच्चे तक ब्लड पहुंचाने के लिए जो हमारे जो ब्लड होता है उसका डाइल्यूशन होता है, उसको कहते हैं हीमोडाइल्यूशन। जी। तो हीमोडाइल्यूशन हो जाए, अगर आपका हीमोग्लोबिन 10 के ग्राम के करीब था, तो अब हीमोडाइल्यूशन होने के बाद वो 8 हो सकता है, 8.5 हो सकता है। अच्छा, तो आप ऑटोमेटिकली एनीमिक हो जाते हैं। तो अगर आप खाते रहते हैं, अच्छा रहते हैं, तो आप 10 के 11 अगर कर लेते हैं तो आप बहुत ही अच्छा आपने काम किया है। बाकी हरी सब्जियां खाएं, और उसके बाद जो हम लोग टेस्ट कराए, तो हम लोग के पास छोटे से आयरन सप्लीमेंट्स होते हैं, वो हम लोग रूटीनली मरीज को देते ही देते हैं। जरूरत 12 ग्राम हीमोग्लोबिन आएगा तब भी देंगे कि भाई कम से कम ना हो आगे जाके, क्योंकि अब कोरोना का जमाना हो या कोई भी जमाना हो, ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट जब आपको अगर ट्रांसफ्यूज किसी मरीज को चढ़ाना पड़े, वो अपने आप में खतरनाक चीज होती है। जहां तक हो सके अगर हम अपना खाना खा के, अपने अच्छे से रह के, अपना लाइफस्टाइल सुधार के अगर हम अपना हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा कर सकते हैं कि हमको आगे जाके ब्लड की जरूरत नहीं पड़े, तो उससे हमसे समझदार फिर कोई नहीं है दुनिया में, क्योंकि हमने अपने आप को मेंटेन करके रखा हुआ। लेकिन अगर हमारे अंदर खून की कमी होगी तो हम और बीमारियों के घर बन जाएगा, इन्फेक्शन आप जल्दी से कैच करेंगे, आपको जुकाम खांसी जल्दी से हो जाएगी, आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी। तो ये तो बहुत ही कॉमन सी एक जनरल सी परसेप्शन वाली बात है कि जो हर आदमी समझता ही है, करे या ना करे। लेकिन यही समझाना हम लोग का फर्ज है कि एंटीनेटल केयर का मतलब ही यही है कि मरीज जब आपके पास आए तो आपका बेसिक चेकअप करें, आप उसका टेम्परेचर पल्स देखें, ब्लड प्रेशर देखें, आप उसको जनरल एग्जामिनेशन करें, खून की कमी तो नहीं है, कोई और चीज सूजन तो, कई बार वो बताना भूल जाती है। जब आप पूछेंगे तुमको, जब आपने देखा कि भाई थोड़ा आंखें लग रही सफेद की, आपने कंजक्टिवा चेक किया तो लगा कि पेल है ये, तो क्या थक जाती हो, क्या हाँ सपन होती है? हाँ मैडम हम तो बताना ही भूल गए थे आपको, होता है, ये होता है। तो आप उसके बाद फिर टेस्ट कराते हैं, टेस्ट करा के आपको मिलता है छोटी सी आयरन सप्लीमेंट होता है, 1 गोली रोज खा लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ में आप डाइटरी इंप्रूवमेंट कर लीजिए, भाई थोड़ा सा अगर आपको लगता है ड्राई फ्रूट्स खाने से अच्छा होता है, ठीक है, बादाम और अखरोट और पिस्ता और चिलगोजा, ये तो बच्चे के दिमाग के डेवलपमेंट के लिए भी अच्छे होते हैं। और अगर आप वेजिटेरियन है तो ये हो गए, नॉन वेजिटेरियन तो आपके पास बेस्ट सोर्सेज तो एग है और मीट है, फिश है, पोल्ट्री है, सब कुछ ही होता है। तो आप नॉन वेजिटेरियन में वो आप कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पे देखा ये गया है हिंदुस्तान में कि चाहे आप वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन, एनीमिया तो हम लोग को मिलता ही मिलता है, बहुत ही कॉमनली मिल जाता है। मतलब एक ये समझिए कि पढ़े लड़कियां ज़्यादातर पढ़ी लिखी हैं, अब
अब मेरे ख्याल से लोगों के पास रिसोर्सेज भी अच्छे हैं, खाना भी अच्छा हाँ, खा हाँ, लें हैं, हाँ। लेकिन प्रोबेबली वो हेल्दी डाइट नहीं खा रहे हैं। जो हेल्दी डाइट कहा जाता है कि आप कंप्लीट मील खाओ, जिसमें आपके प्रोटीन्स भी हों, कार्बोहाइड्रेट्स भी हों, विटामिन्स भी हों, और आयरन के भी सोर्सेज आपके पास जा रहे हैं, वो सब चीज़ थोड़ा सा नहीं। अब आपको ना चटपट वाला पिज्ज़ा खा लिया, बर्गर खा लिया, चिप्स खा लिए, बिस्किट खा लिए, पेट भर गया। दाल मोट खा लिया एक कटोरी भर के, पेट भर गया, क्या जरूरत है खाना खाने की, हमने खा तो लिया खाना। वो चीज़ होती है। अब आपसे उनसे अगर कहो भाई अंडा खा लो, आप एनीमिक हो रही हो, आलू समझ के खा लो, नहीं खा सकते दवा समझ के खा लो इसको, तो बहुत ही अच्छा, बहुत सस्ता और बहुत अच्छा सोर्स है, आयरन का भी सोर्स है, सब चीज़ के लिए है। लेकिन अब कुछ लोग जो होते हैं वो समझ लेते हैं, कुछ नहीं समझ पाते। बहुत अच्छे लोग भी हैं, लाइक अभी जल्दी एक पेशेंट आई थी, 5.7 हीमोग्लोबिन था उसका, उसको आयरन के इंजेक्शंस लगाए, उसको डाइट का समझाया अच्छे से, परसों आई थी 11.2 हीमोग्लोबिन लेके महीने भर के बाद। तो मतलब इतनी खुशी हमको हुई कि हम क्या बताएं, इतनी तारीफ उसकी की उसके घर वालों की कि तुमने वाकई बहुत बहुत मेहनत कर डाली इस लड़की के साथ, एक एक जो होता है ना प्रिस्क्रिप्शन को बिल्कुल फॉलो किया आपने अच्छे से, अच्छा लगता, खुशी होती है। तो मैं इस बात को बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ मैं कि अगर डॉक्टर्स अच्छे मिल जाते हैं, आपको गाइडलाइन आपको अच्छी मिल जाती है, तो मरीज को बहुत बड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता, पर लेकिन उसको फोकस करना पड़ेगा। जो आपने गाइडलाइन दी है उसको फोकस करना पड़ेगा। आप चम्मच से तो किसी को खिला नहीं देंगे। Exactly. आप बताएंगे, जैसे सरकार की योजनाएं आती हैं, योजनाएं तो बहुत हैं, लेकिन उसके लिए आपको भी कुछ एफर्ट करने पड़ेंगे, अपने आगे बढ़ना पड़ेगा। और शायद एक अकेला आदमी नहीं करता है, पूरे परिवार को मिलके करना, पूरे परिवार को करना पूरे पड़ता है। परिवार को मिलके। हम लोग में छोटी छोटी चीजें थी, आदमी आता है तो गुड़ चना खिलाया जाता है, गुड़ आयरन का बहुत बढ़िया सोर्स है ना। खाने में हम लोग सैलेड हमेशा से खाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हरी सब्जियां खाते ही हैं। हाँ। तो वो हम बहुत ज्यादा पका के मत उसका बिल्कुल, जितना ज्यादा आप ओवर हीटिंग कर देंगे वेजिटेबल की तो आपके वे सब नष्ट हो जाता है, विटामिन्स वगैरह। तो ओवर हीटिंग ना करें, ओवर कुक ना करें उसको। तो आदमी हरी सब्जियां भी खाता है तो कच्ची भी खा सकता है। आजकल तो 12 मास सारी सब्जियां मिल जाती है, सभी कुछ मिल जाता है, सब आ रहा है, सब आ रहा है, सब कुछ मिल जाता है, अवेलेबल है, और इतना ज्यादा कॉस्ट भी नहीं है अब। हाँ। कॉस्ट भी बहुत ज्यादा नहीं। अच्छा मैम, ये बताइए मुझे कि देखिए कोविड-19 चल रहा है और लोग कुल मिला के इस तरह की स्थितियों में जीना भी सीख रहे हैं। जो गाड़ी है वो पटरी पे नज़र आ रही है कि अब धीरे धीरे हम लोग जो है वो एक तरह से इसके बीच में रहने के आदी हो रहे हैं। सरकार ने 3 महीने का लॉकडाउन किया, उसके बाद अभी सैटरडे संडे भी लॉकडाउन चल रहा है लगातार। लेकिन लोग जो हैं वो कुछ ऐसे लोग हैं जो चेत नहीं रहे इस बात से जी। मार्केट में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं। आप एक जिम्मेदार डॉक्टर हैं रायबरेली में, और आपके बहुत सारे पेशेंट्स वगैरह भी हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? आप क्या लगता है आपको? उनको यही कह सकते हैं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, क्योंकि हर चीज़ को हर आदमी समझ रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि हमारे सामने कोई हमारा अपना ही कोरोना से ग्रसित होगा तभी हमको समझ में आएगा। आदमी रोज न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, न्यूज़ चैनल के, यहाँ तक कि फोन में आप रिंगटोन किसी को कॉल करिए तो फौरन बज रही है। हाँ, बहुत दिन से बज रही है, बहुत दिन से बज रही है। दिमाग में बस गया। पहले ये था कि कोरोना से ये बचाव कर, अब हो रहा है कि अनलॉक प्रक्रिया हो गई लेकिन आपको बाहर नहीं निकलना है से। तो ये सब बातें, और इससे ज्यादा अब वही जो आप कह रहे हैं स्पून फीडिंग, तो किसी को पकड़ के तो हम मास्क नहीं लगवा सकते, यही कह सकते हैं। हम लोग अपने वहाँ जैसे सख्ती करते हैं कि बिना मास्क के आप चेंबर में ना आइए, अस्पताल के अंदर ना आइए, मरीज के साथ केवल एक रिश्तेदार को अलाउ करते हैं, उसका भी कोशिश करते हैं कि कोविड टेस्ट हो जाए, जिसमें बाकी जो भी मरीज रहें वो कोई सब सेफ रहें। भाई हम और हमारा स्टाफ जो हमारा परिवार है, हम लोग सेफ रहेंगे तो हम मरीज का सही से इलाज कर पाएंगे। अगर वहाँ पे कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई, कहीं एक भगवान न करे कोविड पॉजिटिव पेशेंट आ गया तो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा, सब कुछ बिल्कुल हो जाए, सब क्वारंटाइन में चले जाएंगे, परेशानियाँ अपनी जगह हो जाएंगी, और जो मरीज एडमिट है उसकी तो हालत खराब हो जाएगी। तो इसलिए ये सब चीज़ें, लेकिन अब इसमें ज़्यादा करके लड़के ही दिख रहे हैं जो मोटरसाइकिल पे 3-3 घुमा करते हैं, पास खोले पुड़िया खा रहे हैं। ये है, अब थोड़ा उनको कैसे पकड़ के समझाया जाए समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ अगर वो समझ लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरे ख्याल से अगर वो समझ लें तो वो तो सुरक्षित रहेंगे, समाज भी सुरक्षित रहेगा। समाज भी सुरक्षित, बिल्कुल। और ऐसे लोग जो नहीं समझ रहे वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान करने के लिए, मतलब मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा नुकसान करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, समाज का भी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए यहाँ पे ऐसा है, हम अगर बचे हैं तो हमारा परिवार बचा है, क्योंकि हम ही बाहर घूम रहे हैं, हमारे घर में और कोई निकल नहीं रहा है। तो हम जब घर से बाहर निकले हैं, हम साफ सुथरे घर में लौटेंगे तो हमारे घर वाले भी सुरक्षित हैं। वरना अगर हमको आज भगवान न करे कोरोना होता है, किसी को भी होता है फॉर दैट मैटर, तो वो आदमी तो गया,
क्वारंटाइन में गया या L1 हॉस्पिटल में गया, जिस कंडीशन में होगा, LTU में गया, SGPGI गया, वो तो उस बेचारे की कंडीशन पे है। लेकिन हमारे साथ हमारा सारा परिवार क्वारंटाइन में जाएगा, सबकी टेस्टिंग होगी। अब हर एक के घर में जरूरी थोड़ी कि हम या एक अकेला कोई आदमी हो, बुजुर्ग भी हैं, माँ बाप भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, भाई भाभी भी हैं, तो पूरा परिवार आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, घर आपका, आप क्या करेंगे? तो इसलिए तो समझदारी तो यही कहती है कि आप अपने को बचा लो, जो आप बाहर निकल रहे हैं तो आप घर में साफ सुथरे आ जाएंगे, नहा धो के घर वालों से मिलिए, आराम से सबके साथ रहिए, कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन थोड़ी सी अगर लापरवाही कम कर दी जाए, थोड़ी सी सावधानी बरत लें, तो मेरे ख्याल से हम लोग की केसेस भी इतने ना बढ़े। अच्छा मैम, मुझे बताइए कि आप एक संस्थान चला रही, हॉस्पिटल आप चला रही, बहुत सारे लोग आपके साथ में काम करते हैं, कदम से कदम मिला के चलते हैं, और जिस तरह से कोरोना वायरस आया तो बंद भी हुआ सब कुछ, लॉकडाउन भी हुआ, जाहिर सी बात है कोई मरीज वगैरह नहीं आ रहे थे आपके पास में, तो उनके बारे में क्या सोचा आपने? क्योंकि आपका एक परिवार है, और जब आप अभी संस्थान को, जब आपने फिर से आप पटरी पे लेके आई, जब आपने चलाना शुरू किया, तो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी आ रही हैं आपको लगता होगा कि नहीं ये कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ठीक हो जाए और भी बेहतर हो जाए? उनके लिए क्या किया आपने? स्टाफ के लिए? हाँ, और अभी की स्थिति के बारे में बताइए कि क्या क्या कुछ परेशानियां आ रही सामने, या आपके भी कुछ विचार हैं इसको लेकर? देखिए, अब तो जब से लॉकडाउन खत्म हो गया है, अब तो पूरा स्टाफ आ रहा है, अब तो मरीज भी आ रहे हैं, मरीज भी जागरूक हो गया। अब तो कहना, शुरू में तो ये होता था कि जब कहें कि बेटा कोविड टेस्ट करा लो तब आओ, तो मरीज भाग जाता था कि मैडम तो कोविड टेस्ट करा रही हैं, यहाँ नहीं आने, कहीं और जाके डिलीवरी करा लेंगे। लेकिन अब ग्रेजुअली सब लोग कर रहे हैं, अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग देख रहे हैं कि हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। बहुत अच्छी सुविधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दे रहा है हम लोग को, हम लोग रात को भी मरीज भेजते हैं तो करवा के आ रहे हैं, बहुत अच्छे से वो लोग हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। तो टेस्ट हो रहे हैं, रिपोर्ट मिल रहे हैं, सब कुछ है। तो अब स्टाफ भी फुल स्ट्रेंथ में काम कर रहा है, मरीज भी आ रहे हैं, ठीक ठाक ही आ रहे हैं। तो अब ये है कि उनकी, भाई यही उनके लिए किया जा सकता है कि उनकी हम ज़रूरतों का, पर्सनल ज़रूरतें, जो सैलरी तो अपनी जगह होती है, लेकिन और जो पर्सनल ज़रूरतें उनका ख्याल करें। फिर हम लोग के वहाँ HCQ प्रोफिलैक्सिस होती है, जो हेल्थ केयर वर्कर्स को लेना चाहिए, जिससे कि भाई भविष्य में कभी उनको खतरा ना आए। तो वो HCQ प्रोफिलैक्सिस उनको दी जा रही है बराबर, वो उनको खुद हम हर मंडे को उनको खिलाते हैं, याद करके। अच्छा। कि सारा स्टाफ खाए, किसी को ऐसा ना हो कि परेशानी हो। और बाकी जो जिसकी ज़रूरतें जैसी जो कहता है, वो जिस तरह से भी पूरी कर सकते हैं, सब की जाती है उनकी। वो परिवार है, वो भूखा रहेगा और हम पेट भर के खाना खाएंगे तो पॉसिबल नहीं है। सब मिलजुल के खा लेते हैं, आधी पूरी रोटी जिसको मिल जाती है, सब मिलजुल के खा लेते हैं हम लोग। बहुत बढ़िया, शानदार। अच्छा, मुझे बताइए कि भारत के प्रधानमंत्री ने एक अभियान चलाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप भी एक महिला हैं, आप भी किसी की बेटी हैं जी, आप भी किसी की धर्मपत्नी होंगी, कैसे देखती हैं आप इस अभियान को? और भारत में बेटियों के जो रेशियो को अगर देखा जाए तो एक समय पे बहुत भ्रूण हत्याएं हो रही थी, कम हो रहा था, कैसे देखती हैं आप, क्या कहेंगे इस बारे में? ये तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मतलब ये तो हमारे अंदर इनबिल्ट होना चाहिए ना, इसको किसी को हमको समझाना नहीं चाहिए जी। क्योंकि बेटी जो है वही बड़ी होके किसी की बीवी बनेगी, किसी की माँ बनेगी, घर चलाएगी। जो कहा जाता है ना कि औरत पढ़ी लिखी है तो एक पूरी जनरेशन पढ़ी लिखी हो जाती। तो अगर आप उसी को मार देंगे तो कहाँ से आप परिवार चलाएंगे, कहाँ से आप बच्चे पैदा करेंगे? माँ ही नहीं रहेगी, मतलब औरत ही नहीं रहेगी तो बच्चे कहाँ से आएंगे? तो कैसे आपकी फैमिली चलेगी? और जो सेक्स रेशियो का जो स्क्यूअर जो हो गए थे, जो स्क्यू हो गए थे, तो इसके लिए तो बहुत अच्छा, ये तो मतलब भ्रूण हत्या बंद करें, तो बहुत ही वाहियात सी लोगों के अंदर पता नहीं कहाँ से ही आ गई थी। और आज के ज़माने में अगर आप सच्ची पूछें, अब तो लोग खुद कहने लग गए हैं कि लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं होता। बिल्कुल। लड़के से ज़्यादा लड़कियां माँ बाप का ख्याल करती हैं। लड़की अगर होती है तो एक बेटा मिल जाता हमको, बिन मांगे बिन मेहनत किए बेटा मिल जाता है, और बेटा होता है तो बहू लेके चली जाती है। तो इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर एक लड़की पढ़ गई तो एक पूरी जनरेशन पढ़ा देगी। और पढ़ा लिखा लोग, ये जो हो रही है ना, मास्क बिना लगाए के घूम रहे हैं, बिना इस तरह से कर रहे हैं, ये जहालत ही है उनकी। ये पता नहीं, एक या तो कहिए कि वो कम अक्ल हैं, या कहिए कि वो करना नहीं चाहते, या वो इतने बड़े जो कहना चाहिए ना बहादुर हैं कि उनको किसी चीज का डर नहीं लगता। लेकिन ऊपर वाला ना करे, जरा सा पड़ोस में भी किसी को कोरोना का पता चल जाएगा कि पॉजिटिव हो रहा है, तो सबकी हालत बिल्कुल खराब हो जाती है, घर में बिल्कुल बंद हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ये अभियान तो, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि ये बहुत अच्छा है। और ये शायद अब डंडा मार के करा जाए तो भी बहुत अच्छी बात है, और नहीं किया जाता, हम लोग अपने आप से करते तो बहुत ही अच्छी बात होती है। और फिर हमारे देश में तो सब देवियाँ औरतें ही तो हैं, सारी शक्ति का प्रतीक वही है, हर चीज तो औरतों के पास, सारा पावर तो औरतों के पास ही। यहाँ तक कि
तो औरतों का तो मतलब कहने ही नहीं, उनसे कोई कहने की बात ही नहीं कि वो तो पावरफुल हैं ही, हर तरह से हैं। और फिर वही बात हम दोहराएंगे कि भाई एक पढ़ी लिखी माँ एक पूरी पढ़ी लिखी जनरेशन कर देती है, तो आपके लिए आपका समाज अच्छा हो रहा है, आपके पढ़े लिखे लोग हो रहे हैं, आपके बच्चे अच्छे निकलेंगे। माँ घर में पढ़ाती है तो बच्चे जाहिर सी बात है बजाय इसकी कि ट्यूशन करने जाए, अगर हमारी माँ ने हमको पढ़ाया हमेशा, पापा को पता भी नहीं होता था हम किस क्लास में पढ़ते हैं, क्या कर रहे हैं, उनको तो पूछते थे किस क्लास में हो तुम, तो उनको पता था मम्मी ही पढ़ाती थी हमेशा के लिए। हाँ, ये जरूर होता था, पर्सनल शेयर कर रहे हैं आपसे, बिल्कुल, कि जब एग्जाम्स होते थे तो पापा का सिंपली होता है कि तुम पढ़ाओ बच्चों को, हम पढ़ा नहीं सकते, खाना हम बना देंगे। अच्छा। तो पापा खाना बनाते थे, मम्मी हम लोग को पढ़ाती थी। तो हम लोगों ने भी अपनी माँ से ही पढ़ा है, तो माँ पढ़ाती है तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है वाकई। जी। अच्छा, अंतिम सवाल मैम मेरा आपसे, आप अपने सफ़र के बारे में मुझे बताइए कि आज जब आपने शुरुआत की और अब आप कहाँ पे हैं। जाहिर सी बात है कि आप एक नामी गिरामी डॉक्टर हैं और आपके बारे में बहुत लोग काफ़ी सारी बातें होती, मतलब पॉजिटिव बातें बहुत सारी मैंने सुनी आपके बारे में कि ऑपरेशन पे कम फोकस करती हैं मैम, बेसिक नुस्खे बता देती हैं कि नहीं ऐसे कर लो ऐसे कर लो। तो मुझे अपने सफ़र के बारे में आप बताइए कि आपने जहाँ से शुरुआत की और आज जिस मुकाम पे हैं आप, और आगे की स्वास्थ्य के प्रति आपकी क्या सोच है, क्या सोचती कि सपनों का कोई हॉस्पिटल बनाना चाहती हैं आप कि कुछ और करना चाहती हैं कल्याण के तौर पे, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के तौर पे, मुझे बताइए। जी देखिए, हमारा जहाँ तक है, हम पैदा रायबरेली में हुए जी, लेकिन हमारे फादर ओएनजीसी में काम करते थे। अच्छा। तो ट्रांसफरेबल जॉब थी, तो हर 3 साल 5 साल बाद हम लोग का ट्रांसफ़र हो जाता था। तो हम ऑलमोस्ट पैन इंडिया घूमे हुए हैं, हर जगह नए, हर 3 साल 4 साल बाद नए जगह जाते थे, नए कॉलेज स्कूल में एडमिशन होता था, नए फ्रेंड्स बनाते थे, लोगों से मिलते थे। उसी में पापा की पोस्टिंग कैम्बे में थी, खंबात में थी, तो वहाँ से फिर वहाँ 12th हमने वहाँ से किया, फिर बड़ौदा मेडिकल कॉलेज गुजरात में है, वहाँ से हमने अपना MBBS किया, वहीं से MD भी किया। उसके बाद फिर MD करने के बाद रायबरेली वापस आए, थोड़े दिन यहाँ काम किया, फिर आजमगढ़ चले गए और वहाँ कुछ दिन काम करने के बाद थोड़ी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स आ गई थी, फिर इसकी वजह से हम वो थोड़ा फिर हम इंडिया छोड़ दिया था, हम सऊदी चले गए थे 5 साल के लिए। जी। 5 साल हमने जद्दा में जॉब की, वहाँ सऊदी मिनिस्ट्री में जॉब किया था, तब वहाँ से लौट के आए तो फिर दिल्ली में सेट हुए। दिल्ली में काम कर रहे थे, अच्छा खासा काम चल रहा था, फिर मदर की तबीयत ख़राब हो गई थी काफ़ी, तो दिल्ली हमने छोड़ दिया, फिर रायबरेली आ गए, यहाँ पे सेटल हो गए। अच्छा। फिर शुरू में कुछ साल जब हम यहाँ आके रहे हैं तो डॉक्टर मीरा मलिक ने हमारा बहुत सपोर्ट किया, उन्हीं के अस्पताल से हमने काम शुरू किया था। अपना तो हमने RDA कॉम्प्लेक्स में एक छोटा सा क्लिनिक खाली डाला था, नर्सिंग होम हमारे पास नहीं था तब। उन्होंने हमको गाइड किया, क्योंकि हम गुजरात में पढ़े थे तो इसलिए यूपी में कोई हमारा बेस नहीं था, मेडिकल वाला बेस नहीं था, कोई हमारा फ्रेंड सर्कल होता, कोई हमको गाइड करने वाला होता, ऐसा कुछ नहीं था। तो उस वक्त डॉक्टर मीरा मलिक हमारे साथ थी, उन्होंने हमको कदम कदम पे गाइड किया, हमको सही बताया। और अकेली मैडम ही नहीं, सब रायबरेली शहर में, इतना हम आपको बता दें कि सारे सीनियर्स और आपके कलीग इतने अच्छे हैं कि उन्होंने हमको हाथों हाथ लिया। मतलब हम ये नहीं जानते थे अगर हमको पेशेंट को लखनऊ रेफर करना है तो हम किस डॉक्टर के पास रेफर करें, तो पता ही था। आप हमसे बड़ौदा का पूछते, आप हमसे बॉम्बे का पूछते, आप हमसे दिल्ली का पूछते, हम आपको बता सकते थे, लेकिन हम यहाँ का नहीं जानते थे। तो इन सब ने, मालवीय सर हुए, मीरा मलिक मैडम हुई, गोपाल जी सर हुए, मुमताज़ सर हुए, सब ने हर तरह से बहुत मदद की, हर तरह से गाइड किए लोग। अजय श्रीवास्तव सर हुए, बच्चों को हमारे देखा करते थे बहुत मेहनत से, तो सब ने बहुत अच्छे से गाइड किया। इसी में धीरे धीरे सफ़र होते होते फिर अब अपना खोलने का शौक हुआ, तो अपना नर्सिंग होम छोटा सा बनाया, 18 बेडेड हॉस्पिटल है पुराने RTO के सामने, तो वहाँ आप कर रहे हैं। ईश्वर की दया से ठीक ठाक काम है, अकेले चला रहे हैं तो अपनी ज़रूरत भर का हो जाता है। बहुत ज़्यादा पेशेंट्स की भीड़ हो या बहुत ज़्यादा उसकी नहीं, हम थोड़ा सा क्वालिटी पे वर्क करने की कोशिश करते हैं बजाय क्वांटिटी पे। जी। और रही बात ऑपरेशन और नॉर्मल डिलीवरी वाला, हमने बड़ौदा मेडिकल कॉलेज में पढ़ा है, हमारे यूनिट की हेड थी प्रोफेसर MN हाजरा, और उससे पहले BC पटेल सर थे जो कि रिटायर होने के बाद ये बनी थी। तो हमारा यूनिट ही कंजर्वेटिव यूनिट कहा जाता था, हम लोग जो है नॉर्मल डिलीवरी पे ज़्यादा फोकस करते थे। और हमारे में ऐसा होता था कि हर थर्सडे को क्लिनिकल मीटिंग हुआ करती थी, तो उसमें आप जो भी ड्यूटी आप होती थी, आप R1 R2 R3 अलग अलग रैंक्स के होते थे। जी, जी। तो उसमें आपको क्लिनिकल मीटिंग में बताना होता था आपने कितने आपके वहाँ के पेशेंट आए इस वीक में, आपने कितनी नॉर्मल कराया, आपने कितना सीजर किया, और आपको हर सीजर का जवाब देना पड़ता था। ये सीजर आपने किया तो क्यों किया, आपको जस्टिफाई करना पड़ता था। तो वो हम लोग की ना वो सिस्टम में इनग्रेंड हो गया है कि हमको अभी भी अपने को जस्टिफाई करना पड़ता है, ये सीजर हम करें तो क्यों करें, जस्टिफाइबल है कि नहीं है, और अगर मरीज कोऑपरेट करने को तैयार है तो क्यों ना ट्राई किया जाए। दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट कि हर औरत का
हमारी समझ से बर्थ राइट है कि वो नॉर्मल बच्चा पैदा करे। उसको पूरा मौका मिलना चाहिए, उसको पूरी हेल्प मिलनी चाहिए, उसको पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए। जहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशन होगा, जहाँ पे तो हम हैं ही सीजर करने, सीजर भी तो करना आता ही है। जी जी बिल्कुल। जहाँ अटकेगा, जहाँ कोई होगी, भाई मरीज को आप एक्सप्लेन करके शुरू से रखिए, वो आपका साथ देता है। आप काउंसलिंग, हम लोग को हमेशा पढ़ाया गया काउंसलिंग काउंसलिंग काउंसलिंग। आप काउंसिल, जितना आप मरीज को काउंसिल करें उतना वो आपके साथ मिल के चलेगा। आप उसके अपने साथ लेके चलेंगे तो आपकी बात मानता है, समझता है आपकी बात। तो मरीज भी ऊपर वाले की दया से हमको बहुत अच्छे मिले। आप यकीन मानिए, हमारी माँ बीमार थी, हम दिल्ली में उनके लेके 5 महीने रहते, रायबरेली बंद कर दिया था। और हमारे मरीज हमको फोन पे, तब तो कोरोना नहीं था, और फोन पे हमसे बात करते थे, मेल पे हमको डिटेल्स रिपोर्ट सब भेजते थे। वहां से ये लोग हमको क्लिनिक आते थे, लड़कियां जो होती थी क्लिनिक में, तब तो नर्सिंग होम था नहीं, तो वहीं से हमको धड़कन सुना दें, सब कर दें कि मैडम ठीक है, ये पेशेंट है, ये ठीक है, इसको टीका लगा दें, इसको ये कर दें, सब काम हम लोग मैनेज करते। और जहाँ हम लौट के आते थे, हमारे सब मरीज जो है, भाई कोई प्रॉब्लम है तो फलानी मैडम से मिल लो, उनको दिखा लो जाके, ऐसे मत करो, घर में मत बैठी रहो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए। जहां हम आते थे सब हमारे पास आते थे, कि लोग हंसते थे, तो मरीज तो पेट पकड़े बैठे रहते, जहां आती हो सब पहुंच जाते हैं। तो मरीजों ने भी हमको बहुत प्यार दिया है, और वाकई इसमें तो कोई दो राय नहीं, हमारे मरीज बहुत अच्छे, हमको बहुत प्यार देते हैं, हमको बहुत इज्जत दी है। हम ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इतनी मोहब्बत हमको मिली। चलिए, बहुत शानदार प्रयास है और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि जिस तरह आज से आप स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की बात कर रही हैं, जिस तरह से आपने कहा कि एक आपकी अपनी काम करने के का अलग तरीका है, और जाहिर सी बात है अगर मरीजों को आप बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देंगी तो सुरक्षित भी रहेंगे और स्वस्थ भी रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि ईश्वर आपको बहुत आगे बढ़ाए और आपने जो भी अपने सपने अभी देखे हों वो जरूर पूरे हों। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बात कराने का, हमारी बात सब तक पहुंचाने का। जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी संवाद कार्यक्रम में डॉक्टर तहसीन खान, जो सीधे लाइव हमारे स्टूडियो से जुड़ी थी। उन्होंने जिस तरह से बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं को किस तरह से बेहतर बनाएंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इनके साथ में, मैं बताऊं कि डॉक्टर तहसीन खान के बारे में साफ तौर पर लोग कहते हैं कि उनकी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में कहते हैं, और जो उचित दवाएं देती हैं, जिस तरह से काउंसलिंग करती हैं, वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। संवाद कार्यक्रम में फिर होगी आपसे मुलाकात। इससे पहले आप सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं, बाजारों में कम जाएं, क्योंकि अभी कोरोना की कोई दवा नहीं बनी है। समाज को सुरक्षित रखना है तो खुद भी सुरक्षित रहिए। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।